मानसरोवर गांव के बस स्टैंड पर बस रुकी और उसमें से श्रेयांश उतरा। उतरकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसके पास आकर एक व्यक्ति ने कहा, जी, कहीं आप चित्रकार श्रेयांश साहब तो नहीं? श्रेयांश ने उस आदमी से कहा, जी, मैं ही श्रेयांश हूँ। और आप कौन? वह आदमी बोला, जी, मैं शंभू। मुझे गांव के मुखिया जी ने आपको लेने भेजा है। अनजान गांव, और वैसे भी शाम ढल चुकी है। ऊपर से आप ठहरे शहरी बाबू, कहीं रास्ता न भटक जाएं, इसलिए भेजा है। श्रेयांश ने कहा, अच्छा अच्छा, क्या मुखिया जी तक यह खबर पहुंच गई थी कि मैं आ रहा हूँ? शंभू बोला, जी, शहर में उनके कई जानने वाले हैं, तो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन तक खबर पहुंचा दी थी। श्रेयांश बोला, तब तो बहुत बढ़िया हुआ। शंभू बोला, तो आप यहाँ चित्रकारी करने आए हैं? श्रेयांश ने कहा, हाँ, आपको कैसे पता? शंभू बोला, मुखिया जी कह रहे थे। श्रेयांश बोला, ओह, प्रिंसिपल सर ने बताया था कि मुखिया जी उनके दूर के साले लगते हैं। उनके गांव में जो पुराना महल है, उसका चित्र तुम प्रतियोगिता के लिए बना सकते हो, इसलिए मैं यहाँ आ गया चित्र बनाने। शंभू ने कहा, जी, बहुत बढ़िया किया आपने, लेकिन? श्रेयांश ने कहा, लेकिन? लेकिन क्या? शंभू बोला, कुछ नहीं, बाद में बताता हूँ। वो देखिए, मुखिया जी का घर आ गया। श्रेयांश मुखिया जी के घर पहुँचा तो मुखिया जी ने उससे कहा, तो आप हैं चित्रकार साहब? श्रेयांश बोला, जी, बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने अपने घर में रुकने की जगह दी। मुखिया जी बोले, अरे, मेहरबानी किस बात की? पत्नी को गुजरे सालों बीत चुके हैं, बेटी ब्याह कर अपने ससुराल चली गई और बेटा अपने परिवार के साथ कानपुर में रहता है, तो इस घर में सिर्फ मैं और शंभू रहते हैं। अब आप आ गए हैं तो कुछ रौनक सी हो जाएगी, इसलिए मैंने आज ही खाना बनाने के लिए महाराजिन लगा ली है। पहले तो शंभू बना देता था खाना, कैसा भी कच्चा पक्का खाकर सो जाते थे, लेकिन आपको ऐसा थोड़ा ही खिला सकते हैं। चलिए, आप सफ़र से आए हैं, हाथ मुँह धो लीजिए जब तक शंभू चाय बना लेता है, इसके बाद भोजन करेंगे। श्रेयांश ने कहा, जी, ठीक है। और फिर शंभू श्रेयांश को स्नान घर ले गया। हाथ मुँह धोने के बाद श्रेयांश मुखिया जी से बातें करने लगा। तब तक शंभू चाय बना कर ले आया। सबने चाय पी। श्रेयांश को गांव की शुद्ध दूध की चाय बहुत पसंद आई और कुछ देर बाद दोनों भोजन करने बैठे। जो भोजन महाराजिन श्रेयांश के आने से पहले ही बनाकर चली गई थी। शंभू ने भोजन परोसा। खाने में हरे चने का निमोना था, आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी, हरी मिर्च धनिए की चटनी, आंवले का अचार और घी से तरबतर चूल्हे की सिकी रोटियां। खाना खाकर श्रेयांश की आत्मा तृप्त हो गई। उसने पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। गुलाबी गुलाबी ठंड थी, इसलिए मुखिया जी ने अंगीठी जलाई और खाना खाने के बाद सब उसके आसपास बैठ गए। कुछ देर बातें करने के बाद मुखिया जी ने शंभू से कहा, शंभू, ज़रा दूध की बटलोई अंगीठी पर रख दो ताकि दूध गर्म हो जाए, और फिर थोड़े से गुड़ के साथ ये गर्म दूध श्रेयांश बाबू को दे देना, बहुत अच्छी नींद आएगी। तब शंभू ने दूध से भरी कांसे की बटलोई अंगीठी पर रख दी और कुछ देर बाद दोनों को गर्म दूध और गुड़ दिया। जब श्रेयांश को नींद आने लगी तो मुखिया जी बोले, जाइए श्रेयांश बाबू, अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। तब शंभू श्रेयांश को उसके कमरे में पहुंचा आया। साथ में लोटे में पानी ढककर रख दिया और बता दिया कि आंगन में शौचालय स्नानघर के बगल में ही है, वहीं
हैंडपम्प भी लगा है, अगर पानी की ज़रूरत पड़े। वैसे मैंने 2 बाल्टी पानी भरकर रख दिया है। फिर शंभू चला आया और श्रेयांश दिन भर का थका होने की वजह से लालटेन धीमी करके सो गया। आधी रात के वक्त अचानक ही श्रेयांश की आँख खुली और उसे ऐसा लगा कि कहीं से घुंघरू बजने की आवाज़ आ रही है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और फिर से आंखें बंद कर ली। लेकिन अब उसे लगा कि वो घुंघरू उसके बिस्तर के आसपास ही बज रहे हैं। उसने लालटेन तेज़ की, लेकिन उसे वहाँ कोई ना दिखा। उसने लालटेन फिर से धीमी करनी चाहिए, तभी उसे दीवार पर एक लड़की की परछाई दिखाई दी। श्रेयांश ये देखकर डर गया और उसने लालटेन फिर से तेज़ की और बिस्तर से उठकर उस लड़की को ढूंढने लगा, लेकिन वो लड़की उसे कहीं भी दिखाई ना दी। वो बाहर आंगन में भी आया, लेकिन उसे कहीं कोई भी नज़र नहीं आया और फिर बिस्तर पर आकर उसने अपने चेहरे को रज़ाई से ढक लिया। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। श्रेयांश इतना डर गया था कि उसने अपना चेहरा रज़ाई के भीतर ही छुपा लिया, जिसकी वजह से वो पसीने पसीने हो गया। एक बार तो उसका मन हुआ कि वो जाकर शंभू काका को जगा ले और उनसे कहे कि उसने एक लड़की की परछाई को देखा है, लेकिन ऐसा करने की उसकी हिम्मत ना हुई। वो यूं ही रज़ाई के भीतर अपना चेहरा छुपाए रहा। उसका बदन पसीने से एकदम भीग चुका था। उसे अब रज़ाई के भीतर उलझन होने लगी थी, इसलिए उसने अपना चेहरा रज़ाई के बाहर निकालने का सोचा। वो धीरे धीरे अपना चेहरा रज़ाई से बाहर निकालने लगा और जैसे ही उसने अपना चेहरा रज़ाई से बाहर निकाला तो उसके सामने कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर नृत्य की मुद्रा में उसे फिर से लड़की की परछाई दिखी और उसे देखकर वो चीख पड़ा। तब तक शंभू काका श्रेयांश के कमरे के पास आकर किवाड़ पर थपकी देकर पूछ रहे थे, क्या हुआ बाबू साहब, आप चीखे क्यों? शंभू काका की आवाज़ सुनकर श्रेयांश की जान में जान आई और उसने फ़ौरन बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोल दिया और बोला, काका, यहाँ कोई लड़की थी। शंभू काका बोले, लड़की? और इस घर में ये कैसे हो सकता है? श्रेयांश बोला, मैंने 2 बार उसकी परछाई देखी, मेरी बात पर यकीन कीजिए। शंभू बोला, लेकिन आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूँ? श्रेयांश बोला, पहले मुझे वो इस दीवार पर दिखी, फिर नाचती हुई इस दीवार पर दिखी और साथ में घुंघरुओं की भी आवाज़ सुनाई दी। शंभू काका बोले, लगता है आपको कोई भ्रम हुआ है। आपने सोते हुए ही कोई सपना देखा होगा और सच मान लिया। अभी आप सो जाइए, इस बारे में सुबह बात करते हैं। श्रेयांश बोला, मैं सच कहता हूँ, वो सपना नहीं था। आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। शंभू काका बोले, तो ठीक है, मैं आपके कमरे में ही सो जाता हूँ। मैं अभी यहाँ अपना बिस्तर लेकर आता हूँ। श्रेयांश बोला, नहीं, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। शंभू काका बोलिए, अरे डरिए मत, मैं बिस्तर लेकर अभी आता हूँ। श्रेयांश बोला, तो फिर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। और इतना कहकर श्रेयांश भी शंभू काका के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में दोनों बिस्तर लेकर कमरे में वापस आ गए। फिर उस रात शंभू काका श्रेयांश के कमरे में ही सोए। सुबह हुई तो सबसे पहले शंभू काका जागे। कुछ ही देर में श्रेयांश भी जाग गया। रात की घटना से उसका मन बहुत विचलित सा था। उसे ऐसे गुमसुम सा देखकर मुखिया जी ने श्रेयांश से पूछा, अरे क्या हुआ चित्रकार बाबू, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। श्रेयांश बोला, जी परेशान तो मैं हूँ, लेकिन आपसे कैसे कहूँ।
मुखिया जी बोले, क्यों? मुझसे कैसी झिझक? जो कहना है कह दीजिए। श्रेयांश बोला, वो कल रात मुझे कमरे की दीवार पर किसी लड़की की परछाई दिखी और घुंघरुओं की आवाज़ भी सुनाई दी। मुखिया जी बोले, अरे आपने कोई डरावना सपना देखा होगा। श्रेयांश बोला, वो कोई सपना नहीं था, हकीकत थी। मुखिया जी बोले, लेकिन आज तक मुझे तो कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया इस घर में। श्रेयांश बोला, मैं बहुत डर गया था रात को, इसलिए चीख पड़ा। मेरी चीख सुनकर शंभू काका भी कमरे में आ गए थे। फिर मैंने उन्हें अपने कमरे में ही सुला लिया था। मुखिया जी बोले, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप आज भी शंभू को अपने कमरे में ही सुला लेना। श्रेयांश बोला, जी धन्यवाद। मुखिया जी बोले, तो फिर आप जल्दी से तैयार हो जाइए और नाश्ता करके शंभू के साथ वो पुराना महल देख आओ जिसका आपको अपनी चित्रकारी प्रतियोगिता में चित्र बनाना है। श्रेयांश बोला, जी बस मैं अभी तैयार होकर आया। और इतना कहकर श्रेयांश तैयार होने चला गया। कुछ ही देर में नाश्ता करके श्रेयांश और शंभू उस पुराने महल को देखने चल पड़े। पुराना महल गांव से काफ़ी दूर था। शंभू को तो पथरीले रास्तों पर चलने की आदत थी, लेकिन श्रेयांश को पथरीले रास्ते पर चलने में परेशानी हो रही थी। लेकिन फिर भी कुछ ही देर में दोनों उस महल तक पहुंच ही गए। महल की ओर इशारा करते हुए शंभू बोला, चित्रकार बाबू, ये रहा रंग महल। यहाँ पर राजा रहा करते थे। पुराने लोग कहते हैं कि उनकी बहुत सी रानियाँ थीं। ना जाने इस महल में क्या हुआ था कि उस रात राज परिवार के सभी सदस्यों की लाशें मिली। कोई भी जिंदा न बचा था। कहते हैं कि यहाँ किसी की आत्मा भी भटकती है। कई लोगों को वो आत्मा दिखाई भी दी है। ये सुनकर श्रेयांश को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसे लगा कि ये सब बातें सुनी सुनाई बातें हैं। अक्सर लोग राजमहलों के बारे में ऐसा कहा करते थे। श्रेयांश ने राजमहल के बारे में सुनी बातों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपनी चित्रकारी पर ध्यान देना उचित समझा। इसलिए वो पुराने महल को बहुत ध्यान से देखने लगा। तभी शंभू काका बोले, मेरे एक दोस्त का पास में ही खेत है, वो वहीं होगा। मैं ज़रा उससे मिलकर आता हूँ। अगर आप भी चलना चाहें तो चल सकते हैं श्रेयांश बाबू। शंभू काका की बात सुनकर श्रेयांश बोला, शंभू काका, आप ही चले जाइए, मैं तब तक महल की बारीकियों को देख लेता हूँ। चित्र में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। शंभू काका बोले, ठीक है चित्रकार बाबू, तो आप यहीं ठहरे, मैं होकर आता हूँ। लेकिन याद रहे, महल के ज़्यादा नज़दीक मत जाइएगा। मैंने कहा है ना कि यहाँ रूहों का वास है, आपको कोई नुकसान न पहुँचा दे। मैंने पानी भरी सुराही और पूरी आलू उस पेड़ के पास रख दिया है, भूख लगे तो खा लीजिएगा। और इतना कहकर शंभू अपने दोस्त से मिलने चला गया और श्रेयांश पुराने महल की बारीकियों को देखने लगा। उन बारीकियों को समझने के लिए वो पुराने महल के नज़दीक जाने लगा। लेकिन तभी उसे शंभू काका की बात याद आई और उसने वहीं कदम रोक दिए। वो वहीं से उस महल को बड़े गौर से देखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई महल के झरोखे से झांक रहा है। शायद कोई लड़की थी, क्योंकि उसके लंबे बाल खिड़की से बाहर लटक रहे थे और वो पीठ किए खड़ी थी और उसका दुपट्टा हवा में लहराता हुआ उड़ रहा था। श्रेयांश को ये दृश्य देखकर कुछ यकीन सा न हुआ, इसलिए उसने अपनी आंखों को मसलकर फिर से उसकी ओर देखा। लेकिन तब तक वहाँ से वो लड़की गायब हो चुकी थी।
श्रेयांश को कुछ अजीब सा लगा। उसने सोचा शायद ये कोई उसका वहम हो, लेकिन ये वहम कैसे हो सकता है। उसने तो सच में वहाँ किसी लड़की को देखा था। वो कुछ देर तक इस बारे में सोचता रहा, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो फिर से उस महल को देखने लगा। लेकिन इस बार उसे वहाँ कुछ नहीं दिखा, तो उसने सोचा कि शायद ये वहम ही था। कुछ देर तक वो महल को हर ओर से निहारता रहा। फिर उसे भूख का एहसास हुआ, तो वो पेड़ के नीचे पहुंचा और वहाँ बिछी चादर पर बैठकर उसने आलू पूरी खोली और खाने लगा। फिर उसने सुराही से गिलास में पानी निकाला और पीने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद झाड़ियों में कोई है। उसने वही दुपट्टा देखा जो उसने खिड़की पर खड़ी लड़की के पास देखा था। वो कुछ डरा, लेकिन दूसरे ही पल बड़ी फुर्ती से खड़ा होकर उस झाड़ी के पास जा पहुंचा। और जैसे ही उसने झाड़ी को टटोलकर देखा तो उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। अब तो श्रेयांश कुछ हैरान सा होकर झुंझला उठा, लेकिन तब तक शंभू काका उसके पास आ चुके थे और उन्होंने पूछा, अरे क्या हुआ चित्रकार बाबू, कुछ परेशान से नज़र आ रहे हैं। श्रेयांश बोला, जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शंभू काका बोले, अगर कोई बात है तो बता दीजिए, क्योंकि जो रात में हुआ था वो आपको काफ़ी डरा गया था। श्रेयांश बोला, मैंने एक लड़की को महल की खिड़की पर देखा है। शंभू चौंकते हुए बोला, क्या, एक लड़की? श्रेयांश बोला, जी, मुझे पहले ऐसा लगा कि मेरा वहम है, लेकिन फिर मैंने झाड़ियों के पीछे फिर से वही दुपट्टा देखा। शंभू बोला, अरे फिर तो आपका वहम ही होगा। कभी कभी गांव की लड़कियां भी यहाँ अपने खेतों में घूमने के लिए आ जाती हैं, शायद वही होंगी। श्रेयांश बोला, हाँ शायद कोई गांव की लड़की ही होगी। लेकिन शंभू काका ने श्रेयांश से झूठ बोला था, क्योंकि अगर वे ऐसा ना करते तो श्रेयांश डर के कारण शायद अपना चित्र बनाना छोड़ देता। शंभू ने झूठ तो बोल दिया, लेकिन वो भी इस बात से डर गया था, क्योंकि कल रात भी श्रेयांश ने किसी लड़की की परछाई देखी थी और आज फिर से उसने एक लड़की को देखा। शाम होने को आई थी, इसलिए शंभू काका ने श्रेयांश से कहा, अब मुखिया जी के घर लौट चलते हैं, वो हम दोनों का इंतज़ार कर रहे होंगे। श्रेयांश भी काफ़ी थक चुका था, इसलिए उसने भी घर चलने के लिए हाँ कर दी। जब दोनों मुखिया जी के घर पहुँचे तो शंभू ने अकेले में जाकर मुखिया जी से कहा कि पुराने महल की खिड़की पर चित्रकार बाबू ने किसी लड़की को देखा है। ये बात सुनकर मुखिया जी भी सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद रात का खाना हुआ। खाने के बाद सब सोने चले गए। आज रात भी शंभू श्रेयांश के कमरे में ही सोया। तभी आधी रात के समय श्रेयांश को कुछ जलने की बदबू आई। बदबू इतनी बुरी थी कि श्रेयांश की अचानक आँख खुल गई। उसने अपने आसपास देखा तो सब ठीक था, कुछ भी नहीं जल रहा था, लेकिन बदबू अभी भी आ रही थी। इसलिए उसने शंभू काका को जगाकर कहा, शंभू काका उठो ना, देखो कुछ जलने की बदबू आ रही है। शंभू काका श्रेयांश के जगाने पर जाग उठे और बोले, क्या हुआ चित्रकार बाबू? श्रेयांश बोला, काका देखो ना, कुछ मांस जैसे जलने की बदबू आ रही है। शंभू बोला, मांस जैसे जलने की बदबू आ रही है, लेकिन मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही।
श्रेयांश बोला, अरे बाहर जाकर देखो, कहीं कुछ जल तो नहीं रहा। शंभू बोला, अभी बाहर जाकर देखता हूँ। और इतना कहकर शंभू बाहर चला गया। शंभू बाहर से आकर बोला, चित्रकार बाबू, मैंने तो बाहर भी कुछ नहीं देखा और ना ही मुझे कोई बदबू आई। श्रेयांश बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे तो वो बदबू आ रही थी। शंभू काका बोले, चित्रकार बाबू, ऐसा लगता है कि आपको कोई धोखा हुआ है। श्रेयांश बोला, नहीं काका, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है, ये मेरा कोई वहम नहीं है, ऐसा सच में हुआ है। शंभू काका बोले, लेकिन अब आप सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है, कोई दिक्कत हो तो मैं तो यही हूँ, आपके पास सोया हूँ। और फिर दोनों अपने बिस्तर पर लेट गए और रात भर ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे श्रेयांश को कोई परेशानी हुई हो। सुबह हुई, जब शंभू ने मुखिया जी को सारी बात बताई तो उनके होश उड़ गए। तब उन्होंने श्रेयांश से कहा, हो ना हो, ये वही शाकंभरी की आत्मा है जो सालों से उस पुराने शराबित रंगमहल में वास कर रही है। श्रेयांश ने कहा, कौन शाकंभरी, उसकी आत्मा वहाँ क्यों वास कर रही है? मुखिया जी बोले, बहुत लंबी कहानी है। श्रेयांश बोला, तो फिर सुनाइए। मुखिया जी बोले, पहले आप स्नान ध्यान करके नाश्ता कर लीजिए, इसके बाद मैं शाकंभरी की कहानी आपको सुनाऊंगा। कुछ ही देर में श्रेयांश के साथ साथ मुखिया जी और शंभू काका भी स्नान ध्यान करके नाश्ता कर चुके। तो श्रेयांश बोला, मुखिया जी, अब आप मुझे शाकंभरी की कहानी सुनाइए। तब मुखिया जी ने शाकंभरी की कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। उस रंगमहल में एक राजा रहता था जिसका नाम मोर मुकुट सिंह था। राजा बहुत ही निर्दयी और विलासी प्रवृत्ति का था। उसने अपने भोग विलास के लिए एक अलग कक्ष बनवा रखा था। राज्य की कोई भी कन्या और युवती उसकी कुदृष्टि से नहीं बच पाती थी। जो भी कन्या या युवती राजा मोर मुकुट को भा जाती तो वो उसे साम दाम दंड के जरिए अपने रंगमहल में बुलवा लेता। अगर कोई भी कन्या राजा की इच्छा के विरुद्ध रंगमहल आने से मना कर देती तो राजा उसका अपहरण कर लेता और विवश होकर उसे राजा के सामने घुटने टेकने ही पड़ते। राजा की 3 रानियां थीं जिनका नाम इंदुमती, बिंदुमती और सिंधुमती था। ये नाम राजा ने ही उनको दिए थे। इन रानियों से राजा को 5 लड़के और 1 लड़की थी। राजा के लड़के भी राजा की तरह ही भोग विलासी थे और शराब में डूबे रहते थे। लेकिन राजकुमारी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की थी और उसे सादा जीवन जीना ही भाता था। लेकिन राजा मोर मुकुट सिंह को ये बात कतई पसंद नहीं थी कि उनकी बेटी सादा जीवन जिए। वे उसका विवाह एक ऊंची राजघराने में करना चाहते थे। लेकिन राजकुमारी जलकुंभी एक साधारण व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी। इसी तरह एक दिन जलकुंभी अपनी सहेलियों के साथ वन विहार को गई और वन में तितलियों के पीछे भागते हुए कुछ दूर निकल गई। फिर अपनी सहेलियों से वे अलग हो गई। कुछ देर बाद जलकुंभी को ध्यान आया कि उसकी सहेलियां कहाँ हैं। उसने रास्ता खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे वन से निकलने का रास्ता नहीं मिला। इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। जलकुंभी की आवाज़ सुनकर एक ऋषि कन्या उस ओर आई और उसने जलकुंभी के पास आकर पूछा, देवी, आप क्यों रो रही हैं? जलकुंभी बोली, जी, मेरी सहेलियां मुझसे बिछड़ गई है, मुझे उनके समीप जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है।
ऋषि कन्या बोली, आप परेशान ना हो देवी, मैं आपकी सहायता करूंगी। जलकुंभी बोली, जी, क्या मैं आपका परिचय जान सकती हूँ? वो लड़की बोली, जी अवश्य, मैं अरण्य ऋषि की पुत्री शाकंभरी हूँ। इसी वन में समीप ही मेरा निवास स्थान है। आप वहाँ मेरे संग चलिए, क्योंकि सूर्यास्त भी होने वाला है और वन में वन्य जीवों का खतरा बढ़ जाता है। आप मेरी कुटिया में सुरक्षित रहेंगी। जलकुंभी बोली, आपका बहुत धन्यवाद देवी। शाकंभरी बोली, सबसे पहले तो आप मुझे देवी ना कहें, मैं तो आपकी सखी हूँ। आप मुझे मेरे नाम से ही पुकारें। और इसमें धन्यवाद कैसा, आप तो मेरी अतिथि हैं। और ऐसे ही बातें करते करते वे दोनों कुटिया की ओर चल पड़ी। तब जलकुंभी बोली, आपने मेरी सहायता की, इसके लिए धन्यवाद सखी। शाकंभरी बोली, आप आभार प्रकट करेंगी तो मैं आपसे क्रोधित हो जाऊंगी। जलकुंभी बोली, अच्छा ठीक है, अब नहीं कहूँगी। शाकंभरी बोली, वैसे आपकी वेशभूषा और आभूषणों से ऐसा लगता है जैसे कि आप कहीं की राजकुमारी हैं। जलकुंभी बोली, जी, मेरे पिता महाराज का नाम मोरमुकुट सिंह है और मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। शाकंभरी बोली, वैसे राजा मोरमुकुट सिंह के बारे में अत्यधिक सुन रखा है, लेकिन आपका स्वभाव तो उनसे बिल्कुल अलग है। जलकुंभी बोले, जी, मुझे भी अपने पिता महाराज का वो रूप बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं इस बात के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। शाकंभरी बोली, आप क्षमा क्यों मांगती हैं सखी? इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप तो मुझे संस्कारों वाली प्रतीत होती हैं। जलकुंभी बोली, ये संस्कार तो मुझे मेरी माताश्री से मिले हैं। शाकंभरी बोली, सच? तब तो आपकी माताश्री बहुत ही ज्ञानी है। जलकुंभी बोली, सबकी माताएं ज्ञानी होती हैं। शाकंभरी बोली, लेकिन मेरी तो माता ही नहीं है। जलकुंभी बोली, मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर। और ऐसे ही चलते चलते शाकंभरी की कुटिया आ गई। शाकंभरी जलकुंभी को कुटिया के भीतर ले गई और अपने पिताजी से मिलवाते हुए बोली, सखी, ये मेरे पिताश्री अरण्य ऋषि और पिताश्री ये मेरी सखी जलकुंभी महाराज मोरमुकुट सिंह जी की पुत्री। जलकुंभी ने जल्दी से अरण्य ऋषि के चरण स्पर्श किए तो ऋषिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया, सदैव खुश रहो पुत्री। इसके बाद बोले, पुत्री शाकंभरी, अपनी सखी का सत्कार करो। वे रात्रि में यहीं विश्राम करेंगी, तो उनके लिए उचित व्यवस्था करो। शाकंभरी बोली, जी पिताश्री, शीघ्र ही व्यवस्था करती हूँ। इसके बाद शाकंभरी ने जलकुंभी के हाथ पैर धुलवाए, उसे अपने साफ सुथरे कपड़े पहनने को दे दिए और बोली, सखी, तुम यहीं भोजनालय में बैठो, मैं तब तक कुटिया के पीछे से सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। और इतना कहकर शाकंभरी चली गई। तब तक शाकंभरी के पीछे से कोई आया। जलकुंभी के वस्त्र देखकर उसने समझा शाकंभरी है और उसके बालों को ज़ोर से झटक दिया। जलकुंभी के बालों में पीड़ा हुई तो वो चीख पड़ी और अचानक से पलटकर देखा तो वहाँ एक नवयुवक खड़ा था। उस लड़के ने जैसे ही जलकुंभी को देखा तो देखता ही रह गया। इतने में शाकंभरी बाहर से सूखी लकड़ियाँ लेकर अंदर आई और बोली, भाई आप आ गए। ये देखिए, मेरी सखी जलकुंभी आज रात हमारी कुटिया में ही विश्राम करेंगी। और फिर जलकुंभी की तरफ मुड़कर बोली, सखी, ये मेरे भाई पुष्पराज। जलकुंभी बोली, जी, बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। पुष्पराज बोला, जी, मुझे भी। तब पुष्पराज ने शाकंभरी से कहा,
शाकंभरी, तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारी जलकुंभी नाम की कोई सखी भी है। शाकंभरी बोली, भाई मैं भी आज ही इनसे मिली हूँ। ये रास्ता भूल गई थी, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आई। पुष्पराज बोला, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया मेरी प्रिय बहन। और फिर शाकंभरी रात के भोजन की व्यवस्था करने लगी। उसने कुटिया के कोने पर बने मिट्टी के चूल्हे में भोजन बनाना प्रारंभ किया। भोजन पक जाने के बाद उसने सभी के लिए पत्तल में भोजन परोसा तो जलकुंभी बोली, सखी मैं तो तुम्हारे साथ ही भोजन करूँगी। शाकंभरी बोली, जैसी तुम्हारी इच्छा सखी। जलकुंभी के कहने पर शाकंभरी ने अपने पिताजी और भाई को भोजन परोसा। उनके भोजन करने के बाद दोनों सखियों ने भोजन किया और विश्राम करने के लिए अपने अपने बिछौने पर लेट गई। लेकिन पुष्पराज को तो नींद ही नहीं आ रही थी। वो जलकुंभी पर मोहित हो चुका था, इसलिए उसकी नींद उससे कोसों दूर थी। लेकिन कुछ समय बाद पुष्पराज भी सो गया। आधी रात बीत चुकी थी। सभी अब गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक वन में कुछ भयानक आवाज़ें सुनाई दी। सभी उस आवाज़ को सुनकर जाग उठे। तब अरण्य ऋषि ने पुष्पराज से कहा, बेटा पुष्पराज, तनिक बाहर जाकर देखो क्या बात है। पुष्पराज बोला, जी पिताजी। और फिर पुष्पराज कुटिया के बाहर पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ सैनिक अपने अपने घोड़ों पर सवार थे और उनके हाथों में मसाले थी और वे किसी को खोज रहे थे। साथ में एक नवयुवक था जो उन्हें आदेश दे रहा था। तभी उस नवयुवक की दृष्टि पुष्पराज पर पड़ी। उस नवयुवक ने अपने सेनापति से कहा, वो देखो, वो कौन है, उससे पूछो। तब सेनापति ने पुष्पराज से कहा, आपने इस वन में किसी लड़की को देखा है? उनका नाम जलकुंभी है। वे इस राज्य के राजा मोरमुकुट सिंह जी की पुत्री हैं और ये उनके बड़े भाई राजकुमार धूमकेतु हैं। पुष्पराज बोला, जी, उन्हें तो मेरी बहन शाकंभरी अपने साथ वन में ले आई थी। कदाचित वे मार्ग से भटक गई थी। इस समय वे हमारी कुटिया में विश्राम कर रही हैं। सेनापति ने कहा, अत्यधिक कृपा आपकी, जो आपने उनके विषय में हमें बताया। हम सब अत्यधिक भयभीत थे कि किसी वन्यजीव ने उन पर आक्रमण तो नहीं कर दिया हो। पुष्पराज ने पूछा, तो क्या आप उन्हें इस समय अपने साथ ले जाएंगे? तब सेनापति जी बोले, यदि वे इस समय आराम कर रही हैं तो उन्हें करने दीजिए। अब हम सब चिंता मुक्त हो गए हैं। हम सुबह उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। आपका पुनः अत्यधिक धन्यवाद कि आपके कारण हमारी राजकुमारी सुरक्षित हैं। पुष्पराज ने कहा, धन्यवाद किस बात का महाशय, ये तो मेरा कर्तव्य था। धन्य भाग्य मेरे और मेरे परिवार के, जो इस राज्य की राजकुमारी हमारी अतिथि बनकर हमारी कुटिया में पधारी। सेनापति जी बोले, तो हम सब जाते हैं। प्रयास रहेगा कि राजकुमारी को सुबह यहाँ से लिवा ले जाएं। पुष्पराज बोला, आप सब भी हमारे यहाँ विश्राम कर सकते हैं, यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो। सेनापति जी बोले, जी नहीं, हम सब अभी जाएंगे। ये शुभ समाचार महाराज को भी तो देना है। पुष्पराज बोला, जी, तो मैं ना रोकूंगा। इसके बाद सभी राज सैनिक राजकुमार धूमकेतु और सेनापति ने राजमहल की ओर प्रस्थान किया और पुष्पराज ने भीतर जाकर अपने पिता से सारी घटना को बताया। घटना सुनने के बाद सभी विश्राम करने के लिए दोबारा अपने बिछौनों पर लेट गए। सुबह सबसे पहले शाकंभरी जागी और उसने जलकुंभी को सोने दिया। उसने सारी कुटिया की सफाई करने के बाद स्नान किया और पूजा पाठ में मग्न हो गई। इसके बाद ऋषि अरण्य और पुष्पराज भी जाग उठे।
शाकंभरी ने पूजा करने के बाद गाय माता की गौशाला स्वच्छ की, उन्हें चारा डाला, दूध दोहकर कुटिया के भीतर लेकर आई। तब तक सूर्य की किरणों की ललिमा चारों ओर फैल चुकी थी। रसोई में जब वो चूल्हा जलाकर भोजन चढ़ाने लगी, तभी राजकुमारी जलकुंभी जागी। शाकंभरी को देखकर वे बोली, ऐसा प्रतीत होता है सखी कि आप स्नान कर चुकी हैं। शाकंभरी बोली, हाँ सखी, अब आप भी स्नान कर लीजिए। भाई कह रहे थे कि आपको लेने आपके राज्य के सैनिक आने वाले हैं। जलकुंभी बोली, सखी, मन नहीं है राज्य में वापस जाने का। यहाँ का वातावरण मुझे भा गया है। यहाँ ऐसा लगता है कि मैं मुक्त हूँ। ये साधारण से वस्त्र, आभूषण रहित श्रृंगार मुझे अत्यधिक प्रिय लगने लगा है। शाकंभरी मुस्कुराती हुई बोली, लेकिन सखी, वो राजमहल ही आपका घर है, तो आपको जाना तो पड़ेगा ही। जलकुंभी बोली, ठीक है, अभी तो मैं जाती हूँ, लेकिन यहाँ मैं हमेशा तुमसे मिलने आती रहा करूँगी। शाकंभरी बोली, मुझे भी आपसे यही आशा थी, तो आप अब जल्दी से स्नान करके तैयार हो जाइए। के बाद शाकंभरी ने जलकुंभी को भारी मन से विदा किया। उस दिन जलकुंभी तो अपने राज्य वापस चली गई, लेकिन पुष्पराज का दिल भी संग ले गई। अब पुष्पराज राजकुमारी जलकुंभी के सपनों में ही खोया रहता। अब राजकुमारी जब कभी शाकंभरी से मिलने आती, तो पुष्पराज उसे अपने दिल की बात करने का साहस भी न कर पाता। ऐसे ही कई महीने बीते और राजकुमारी जलकुंभी एक दिन शाकंभरी से मिलने आई, तो वो बहुत दुखी थी। जलकुंभी को दुखी देखकर शाकंभरी ने उससे पूछा, सखी, क्या बात है? आप इतनी दुखी क्यों हो? पहले आप आती थी तो आप बहुत ही खुश रहती थी। अब आपकी प्रसन्नता पर ऐसा कौन सा ग्रहण लग गया है जो आपका मुंह ऐसे उतरा हुआ है? जलकुंभी बोली, सखी, क्या कहूँ, मेरा मन बहुत ही परेशान है। शाकंभरी ने कहा, लेकिन क्यों सखी? जलकुंभी बोली, वो इसलिए कि मेरा विवाह होने वाला है। शाकंभरी बोली, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। जलकुंभी बोली, लेकिन मुझे वर पसंद नहीं है। शाकंभरी बोली, क्यों? क्या वो कोई राजकुमार नहीं है? जलकुंभी बोली, वो तो राजकुमार ही है। शाकंभरी बोली, तो फिर दिक्कत क्या है? जलकुंभी बोली, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। शाकंभरी बोली, क्या? कौन है वो? क्या वो भी आपसे प्रेम करता है? जलकुंभी बोली, ये तो मुझे नहीं पता। शाकंभरी बोली, अरे, ये तो बड़ी अजीब बात है कि आप जिससे प्रेम करती हैं उसे ही नहीं पता कि आप उससे प्रेम करती हैं। जलकुंभी बोली, हाँ सखी, मेरी दुविधा का समाधान तुम ही कर सकती हो। शाकंभरी बोली, वो कैसे भला? जलकुंभी बोली, उससे पूछो कि क्या उसे भी मुझसे प्रेम है। शाकंभरी बोली, मैं कैसे भला? किसी अनजान से मैं ये कैसे पूछ सकती हूँ? जलकुंभी बोली, तुम ही पूछ सकती हो सखी, क्योंकि वो तुम्हारे भाई है जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। शाकंभरी बोली, सच? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? जलकुंभी बोली, नहीं, ये सपना नहीं है, सच है। तभी पुष्पराज भीतर आकर शाकंभरी से बोला, शाकंभरी, तुम्हारी सखी ने बहुत समय लगा दिया अपने दिल की बात कहने में। ये सुनकर जलकुंभी की पलकें शर्म से झुक गई। तब शाकंभरी बोली, भाई, देर से ही सही, मेरी सखी ने अपने दिल की बात कह तो दी, लेकिन आपने भी तो इन्हें इतनी प्रतीक्षा करवाई। ये तो लड़की है, इसलिए ना कह सकी, लेकिन आप तो कह सकते थे ना। पुष्पराज बोला, बस विवशता के कारण ना कह सका।
अब जलकुंभी ने शर्माते हुए कहा, ऐसी क्या व्यवस्था थी, तनिक मैं भी तो सुनूं। पुष्पराज बोला, आप एक राजकुमारी हैं और मैं एक साधारण सा ऋषि पुत्र। आप जैसा जीवन जीती आई है वैसा जीवन मैं आपको कभी नहीं दे सकता। आपने कभी धन का अभाव नहीं देखा। हमेशा से राजमहल में रहने वाले का इस कुटिया में निर्वाह किस प्रकार होगा, यही सोचता था मैं, इसलिए आपसे अपने मन की बात ना कह सका। जलकुंभी बोली, लेकिन मैंने तो आपको दिल से अपना मान लिया है। मुझे आशा है कि आप हमेशा मेरा साथ यूं ही निभाएंगे। पुष्पराज बोला, जी अवश्य। इस प्रकार पुष्पराज और जलकुंभी के बीच प्रेम की बातें होने लगी। वे दोनों लगातार एक दूसरे से मिलने लगे और उनके प्रेम की चर्चाएं धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी। ये खबर राजा मोर मुकुट सिंह और उनके बड़े बेटे धूमकेतु तक पहुंचा। इस बात से राजा मोर मुकुट सिंह और उनके बेटे धूमकेतु बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने पुष्पराज को दंडित करने का सोचा और शीघ्रतापूर्वक अपने सेनापति को आदेश दिया कि वे पुष्पराज को हमारे सामने जल्दी बुलवाएं। तब धूमकेतु ने अपने पिता मोर मुकुट सिंह से कहा, पिताश्री, मैं पुष्पराज को लेकर आऊँगा, आप सेनापति जी को कष्ट ना दें। मोर मुकुट सिंह जी बोले, ठीक है पुत्र धूमकेतु, तो तुम ही लेकर आओ उसे। पिता के आदेश पर धूमकेतु ने शीघ्र ही वन की ओर प्रस्थान किया और कुछ ही समय में वो वहाँ पहुँच गया और अरण्य ऋषि की कुटिया के सामने ही उसने पुष्पराज को पुकार लगाई, पुष्पराज, पुष्पराज, शीघ्रतापूर्वक कुटिया के बाहर उपस्थित हो। मुझे तुमसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तेरा इतना साहस, तूने मेरी बहन से विवाह करने का सपना देखा? कहाँ छुपा बैठा है कायर? जल्दी बाहर निकल। ये सुनकर शाकंभरी कुटिया से बाहर आई और बोली, जी आप कौन हैं और ऐसे मेरे भाई को क्यों पुकार रहे हैं? धूमकेतु बोला, मैं राजकुमार धूमकेतु हूँ, जलकुंभी का भाई। तुम्हारा भाई अपराधी है, इसलिए मैं उसे पुकार रहा हूँ। शाकंभरी बोली, अपराधी? ऐसा कौन सा अपराध किया है उन्होंने? धूमकेतु बोला, उसने मेरी बहन जलकुंभी से प्रेम किया है और इसका दंड उसे मिलना ही चाहिए। शाकंभरी बोली, प्रेम करना कोई अपराध तो नहीं? धूमकेतु बोला, लेकिन मेरी नज़रों में एक साधारण से मानव का एक राजकुमारी से प्रेम करना अपराध है। शाकंभरी बोली, प्रेम तो प्रेम होता है, वो तो किसी से भी हो सकता है। धूमकेतु ने कहा, अच्छा, तो फिर क्या तुम मुझसे प्रेम कर सकती हो? शाकंभरी क्रोधित होकर बोली, ये कैसे निर्लज्जतापूर्वक बातें कर रहे हो आप? धूमकेतु बोला, यदि मेरी बातें निर्लज्जतापूर्ण है तो इसी प्रकार का निर्लज्जतापूर्ण कार्य किया है तुम्हारे भाई ने, जिसका दंड उसे अवश्य मिलना चाहिए। शाकंभरी बोली, लेकिन पिताजी और भाई कुटिया में नहीं है, वे किसी कारणवश बाहर गए हैं और 2 दिनों के बाद ही लौटेंगे। धूमकेतु बोला, तो कोई बात नहीं, तुम जैसी सुंदरी तो है ना, मैं तुम्हें ही अपने साथ ले जाऊंगा। शाकंभरी बोली, तुम्हारा ऐसा साहस? पापी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। धूमकेतु बोला, इस एकांत में तुम्हारा स्वर कोई नहीं सुनेगा। जब तुम्हारा भाई मेरी बहन के साथ प्रेम कर सकता है तो मैं भी उसकी बहन के साथ प्रेमालाप कर सकता हूँ, यही उसके लिए उचित दंड होगा। शाकंभरी बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अब धूमकेतु ने शाकंभरी का हाथ पकड़ा और उसे अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राजमहल की ओर ले गया। धूमकेतु का घोड़ा बहुत तेज भागा चला जा रहा था
और शाकंभरी पूरे रास्ते में बचाओ बचाओ चिल्लाती रही, लेकिन उसकी किसी ने भी सहायता नहीं की। धूमकेतु उस राज्य का राजकुमार था, इसलिए धूमकेतु से किसी को भी बैर लेने में भय लगता था। थक हार कर शाकंभरी चुप हो गई, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। कुछ ही समय के बाद धूमकेतु का घोड़ा राजमहल के सामने रुका। तब धूमकेतु ने शाकंभरी से कहा, ए चल, घोड़े से नीचे उतर और मेरे साथ राजदरबार में चल। शाकंभरी घोड़े से नीचे उतरी और धीमी गति से धूमकेतु के पीछे पीछे चलने लगी। उस पर राजमहल के कर्मचारियों की दृष्टि पड़ती तो वो शर्म से वहीं गड़ जाती। उसने कभी नहीं सोचा था कि भविष्य में उसे ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ेगा। कुछ ही देर में वो राज दरबार में थी। राजा मोर मुकुट सिंह को देखते ही वो बोल पड़ी, महाराज, मेरे भाई निर्दोष हैं, कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। राजा मोर मुकुट सिंह बोले, नहीं, उसका अपराध अक्षम्य है, उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। शाकंभरी बोली, प्रेम करना कोई अपराध तो नहीं। राजा मोर मुकुट सिंह बोले, एक साधारण से युवक का प्रेम करना अपराध है। शाकंभरी बोली, उनके इस अपराध हेतु मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मोर मुकुट सिंह बोले, इसका दंड तो उसे अवश्य मिलेगा। जब तक तुम्हारे पिता और भाई इस राजमहल में उपस्थित नहीं होते तो तुम भी हमारे राजमहल में बंदी गृह में बंदी बनकर रहोगी। शाकंभरी बोली, लेकिन महाराज, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, तो मुझे किस बात का दंड दिया जा रहा है। राजा मोर मुकुट सिंह बोले, क्योंकि तुम पुष्पराज की बहन हो तो तुम भी इस दंड की भागीदार हो। शाकंभरी बोली, किंतु ये तो पाप है, अन्याय है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद शाकंभरी को बंदी गृह में बंदी बनाकर डाल दिया गया। शाकंभरी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी किसी ने एक नहीं सुनी। रात हो चुकी थी। शाकंभरी दिन भर की भूखी प्यासी बंदी गृह में बैठी रही और रोती रही। तभी उसे किसी ने पुकारा, सखी, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाई हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दो और इन्हें खा लो। मुझे ज्ञात नहीं था कि मेरे प्रेम का दंड मेरे साथ साथ तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। वो जलकुंभी के शब्द थे। शाकंभरी बोली, ओ सखी, तुम आ गई, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जलकुंभी बोली, सखी, ये मेरे वश में नहीं है, मैं विवश हूँ। अब शाकंभरी क्रोधित होकर बोली, तो यहाँ क्या करने आई हो जब मुझे मुक्त नहीं कर सकती तो। जलकुंभी बोली, क्षमा करना सखी, मुझ पर भी नज़र रखी जा रही है, मैं भी इस महल से बाहर नहीं जा सकती, अभी भी बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पास आ सकी हूँ। जलकुंभी और शाकंभरी के बीच वार्तालाप चल रही थी कि तभी धूमकेतु वहां आ पहुंचा और जलकुंभी से बोला, जलकुंभी, तुम्हारा इतना साहस कि मेरी आज्ञा के बिना तुम इससे मिलने बंदीगृह में आ पहुंची। जलकुंभी ने धूमकेतु का निरादर करते हुए कहा, हाँ, आऊंगी, अवश्य आऊंगी, वो मेरी सखी है। धूमकेतु बोला, ओह, तो इतना साहस आ गया है तुम में, मेरा अपमान कर रही हो। जलकुंभी बोली, आप सभी के लिए इस प्रकार से अन्याय नहीं कर सकते। धूमकेतु बोला, तुम अपने कक्ष में जाओ, मैं तुमसे वहीं आकर मिलता हूँ, और इस शाकंभरी की दशा तो मैं ऐसी कर दूंगा कि ये भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाएगी। जलकुंभी बोली, मैं अपने कक्ष में नहीं जाऊंगी। जलकुंभी के ऐसा बोलते ही धूमकेतु ने जलकुंभी के गाल पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए और उसे बलपूर्वक उसके कक्ष में ले गया। सैनिकों को उसने आदेश दिया कि जलकुंभी मेरी आज्ञा के बिना बाहर ना निकल पाए। इसके बाद
धूमकेतु पुनः शाकंभरी के निकट आया, बंदी ग्रह के किवाड़ खोले और शाकंभरी से बोला, यदि तुम मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें इस बंदीगृह से मुक्त कर दूंगा। शाकंभरी बोली, ये कैसी निष्ठापूर्ण बातें कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? धूमकेतु बोला, इतनी सती बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें आभूषणों से लाद दूंगा। शाकंभरी बोली, नहीं, नहीं चाहिए तुम्हारी कोई भी वस्तु, मेरा स्वाभिमान और मेरी लज्जा ही मेरा आभूषण है। धूमकेतु बोला, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। और धूमकेतु ने शाकंभरी का हाथ पकड़ लिया। शाकंभरी अपना हाथ पकड़ने से क्रोध में आ गई और उसने धूमकेतु के गाल पर बलपूर्वक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही धूमकेतु अपमान से तिलमिला गया और वो शाकंभरी के बालों को जोर से पकड़ते हुए बोला, तेरा इतना साहस, अब तुझे इसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। इसके बाद धूमकेतु शाकंभरी को अपने कक्ष की ओर घसीटते हुए ले गया और अपने कक्ष में ले जाकर उसका सतीत्व भंग कर दिया। शाकंभरी चीखती रही, लेकिन धूमकेतु ने उसकी एक ना सुनी। धूमकेतु के ऐसे आचरण से शाकंभरी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे खुद से घृणा हो रही थी। उसे अब अपने भाई पुष्पराज की प्रतीक्षा थी कि वो जल्दी ही राजमहल आकर उसे बंदी गृह से मुक्त कराएगा। जब पुष्पराज को यह सूचना मिली तो वो जल्दी ही राजमहल पहुंचा अपनी बहन शाकंभरी को मुक्त करवाने के लिए। लेकिन राजा मोर मुकुट ने तो पहले से ही कोई और ही योजना बना रखी थी। इस योजना के अंतर्गत उसने पहले ही अपने सैनिकों को अरण्य वन भेजकर अरण्य ऋषि का अपहरण करवा लिया। इधर पुष्पराज राजमहल पहुंचा तो उसे धूमकेतु ने बंदी बनाकर बंदी गृह में डलवा दिया। दूसरे दिन राजदरबार लगा एवं पुष्पराज तथा अरण्य ऋषि को राजमहल में उपस्थित किया गया। तब राजा मोर मुकुट सिंह ने पुष्पराज से कहा, पुष्पराज, तुम्हें दंड मिलना निश्चित है। पुष्पराज ने पूछा, परंतु क्यों? राजा मोर मुकुट सिंह बोले, तुमने अशोभनीय कार्य किया है एवं तुम दंड के भागीदार हो। पुष्पराज बोला, मैंने कोई अशोभनीय कार्य नहीं किया, प्रेम करना कोई अपराध तो नहीं। मोर मुकुट सिंह बोले, किंतु एक राजकुमारी से प्रेम करना अपराध है और तुम्हें इसका दंड मिलना ही चाहिए। पुष्पराज ने कहा, आपका जो जी चाहे मुझे दंड दीजिए, लेकिन पहले ये बताइए कि मेरी बहन शाकंभरी कहाँ है। मोर मुकुट सिंह बोला, वो बंदी गृह में है। पुष्पराज बोला, किंतु क्यों? वो तो निर्दोष है, उसने तो कोई अपराध नहीं किया। धूमकेतु बोला, उसका दोष केवल इतना ही है कि वो तुम्हारी बहन है। पुष्पराज बोला, और तुम्हारी बहन जलकुंभी का भी बस इतना ही दोष है कि वो तुम्हारी बहन है। यदि वो साधारण कन्या होती तो तुम उसे ऐसे दंडित ना करते, है ना धूमकेतु? धूमकेतु बोला, ये वार्तालाप तो बाद में भी हो सकती है। तुम पहले ये बताओ कि अपने पिताश्री को मुक्त करवाना चाहते हो या नहीं। यदि उन्हें मुक्त देखना चाहते हो तो तुम्हें एक वचन देना होगा। पुष्पराज ने कहा, कैसा वचन? धूमकेतु बोला, वो ये कि यदि मैं तुम्हारे पिता को मुक्त कर दूं तो तुम अपनी बहन शाकंभरी का विवाह मुझसे कर दोगे। धूमकेतु की बात सुनकर अरण्य ऋषि अब और अधिक मौन न रह सके। वे बोल पड़े, कदापि नहीं। तुम पुष्पराज से ये प्रश्न क्यों कर रहे हो? शाकंभरी तो मेरी पुत्री है और मैं तुझ जैसे दुराचारी को अपनी पुत्री सौंप दूं, ये कैसे हो सकता है? कहीं तेरी मति तो भ्रष्ट नहीं हो गई है जो तू ये प्रश्न पूछने का साहस कर रहा है? अरण्य ऋषि की बात सुनकर धूमकेतु हंसता हुआ बोला, ऋषि अरण्य,
अब आपका क्रोध करना बेकार है। शाकंभरी का विवाह आप मुझसे करें या ना करें, लेकिन कल पूरी रात तो मैं उसके साथ ही था। बहुत ही सुंदर है आपकी कन्या। उसने पूरा प्रयास किया खुद की इज्जत बचाने का, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सफल ना हो सकी। बेचारी अबला आखिर में पराजित ही हो गई। जैसे ही अरण्य ऋषि ने धूमकेतु की बात सुनी तो वे स्वयं को रोक न सके और आवेश में आकर बोले, दुस्साहसी, दुष्ट, पापी, अधर्मी, ये तूने क्या कर डाला? मेरी फूल सी बच्ची को तूने किसी कीट पतंगे की तरह मसल दिया। तुझे इस पाप का दंड तो भुगतना ही होगा। धूमकेतु बोला, कौन देगा मुझे दंड? पुष्पराज बोला, दुष्ट, मैं दूंगा तुझे दंड। धूमकेतु हंसते हुए बोला, तुझे तो मैं सबके सामने दंड दूंगा और पूरा राज दरबार देखेगा। तभी जलकुंभी दरबार में उपस्थित होती हुई बोली, नहीं भाई, आपको मुझे भी दंड देना होगा। केवल पुष्पराज अपराधी नहीं है, मैं भी इस अपराध की बराबर की भागीदार हूँ। तभी राजा मोरमुकुट गुस्सा होते हुए बोले, तुम राज दरबार में कैसे उपस्थित हुई, वो भी मेरे सामने? इतना साहस तुम्हारा? जलकुंभी बोली, जो आपके पुत्र ने कल रात किया है उस अपराध से तो ये अधिक नहीं है। मोरमुकुट सिंह ने कहा, तुम ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकती हो जलकुंभी? जलकुंभी बोली, वैसे ही जैसे कि दुस्साहस आपके पुत्र ने किया। उसने मेरी सखी का सतीत्व भंग करके अच्छा नहीं किया। आपको उन्हें भी दंड देना ही होगा। धूमकेतु गुस्से में बोला, दंड? तू मुझे दंड दिलवाएगी? ये ले। और इतना कहकर धूमकेतु ने अपनी तलवार निकाली और जलकुंभी का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर पूरे राज दरबार के लोग मौन हो गए। पुष्पराज ये दृश्य देखकर पीड़ा से करा उठा और धूमकेतु से बोला, नहीं नहीं जलकुंभी, हे ईश्वर, प्रेम करने का ऐसा दंड, तुम कैसे निर्दयी भाई हो? तुम्हारा हृदय है या पाषाण? तनिक भी लज्जा नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए? धूमकेतु बोला, तुम्हारा और तुम्हारे पिता का भी ऐसा ही दंड निश्चित है, यदि तुमने शाकंभरी का विवाह मुझसे ना किया तो। अरण्य ऋषि बोले, ये तो असंभव है। हम दोनों पिता पुत्र प्राण दे देंगे, किंतु ऐसा कभी नहीं करेंगे। धूमकेतु बोला, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। पुष्पराज बोला, हम दोनों ऐसा कदापि नहीं करेंगे। तभी राजा मोरमुकुट सिंह बोले, ये तो आज रात्रि को तय किया जाएगा। सैनिकों, जलकुंभी के शरीर के दोनों भागों को उठाकर वन में डाल आओ। भूखे जीवों को भी आहार मिल जाएगा और इन दोनों पिता पुत्र को बंदी गृह में बंद कर दो। रात्रि राजमहल के प्रांगण में तीनों को ले आना। और इतना कहकर मोरमुकुट सिंह राज दरबार से चले गए। सभी दरबारी भी एक एक करके चले गए, किंतु किसी ने इस अन्याय के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा। रात हो चुकी थी। राजा मोरमुकुट के आदेश पर सैनिकों ने श्रापित रंग महल के प्रांगण में पुष्पराज, अरण्य ऋषि और शाकंभरी को उपस्थित कर दिया। प्रांगण में गड़े हुए स्तंभों पर अग्निशलाकाओं का प्रकाश जगमगा रहा था और शाकंभरी को इस बात का अत्यधिक भय सता रहा था कि राजा मोरमुकुट सिंह और धूमकेतु न जाने उसके पिता और भाई को किस प्रकार दंड देंगे। उसे ये ज्ञात हो चुका था कि किस प्रकार धूमकेतु ने अपनी बहन जलकुंभी का सिर धड़ से अलग कर दिया और जैसा राक्षसी व्यवहार उसने शाकंभरी के संग किया था वो शाकंभरी अब तक नहीं भूली थी। वो भी प्रतिशोध की अग्नि में जल रही थी। उसका वश चलता तो वो धूमकेतु को ऐसा दंड देती कि कभी कोई भी भविष्य में ऐसा अपराध करने का प्रयास नहीं करेगा। किसी स्त्री का सतीत्व उसे अपने प्राणों से भी प्रिय होता है। ये सारे विचार शाकंभरी के मस्तिष्क में आ रहे थे।
तभी मोर मुकुट ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, पुष्पराज को प्रांगण के मध्य वाले स्तंभ में बांध दो, शाकंभरी को स्वतंत्र कर दो और अरण्य ऋषि के बंधन खोलकर उसे मेरे समीप लाओ। सैनिकों ने राजा के आदेश पर पुष्पराज को प्रांगण के मध्य में खंभे में बांध दिया और ऋषि अरण्य को राजा मोर मुकुट के समीप लाया। तब मोर मुकुट सिंह ने अरण्य ऋषि से कहा, क्या तुम्हें अपनी पुत्री को मेरे राजमहल की राजनर्तकी बनाना स्वीकार है? मोर मुकुट सिंह की बात सुनकर अरण्य ऋषि ने अपनी संवेदना खो दी और क्रोधित होकर बोले, पापी, मैं तेरा रक्त पी जाऊंगा यदि तुमने अपने मुंह से ऐसी बात निकाली तो। मोर मुकुट सिंह बोला, अब कुछ भी हो अरण्य ऋषि, तुम्हारी पुत्री तो नर्तकी अवश्य बनेगी मेरे महल की। यदि तुम अभी तत्पर हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु के बाद तो उसे मेरे राजमहल की राजनर्तकी तो बनना ही पड़ेगा। मोर मुकुट सिंह की बात सुनकर अब पुष्पराज चुप न रह सका और बोला, मोर मुकुट सिंह, तू राजा के नाम पर कलंक है। राजा तो अपनी प्रजा का ध्यान एक नन्हे बालक की तरह करता है, लेकिन तू तो अपनी प्रजा का शोषण कर रहा है। तुझ जैसे राजा को तो जीवित रहने का अधिकार नहीं, थू है तुझ पर। धूमकेतु बोला, तेरा इतना साहस कि तू मेरे पिता को धिक्कार रहा है, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। अब शाकंभरी भी चुप न रह सकी और चीखते हुई बोली, धिक्कार तो तुझ पर है धूमकेतु, जो तूने मेरा सतीत्व भंग किया। तुझे मृत्यु मिलनी चाहिए, तू तो इस धरती पर बोझ के समान है। इतना पाप करके कहाँ जाएगा? ईश्वर को भी अब अपने इस कार्य पर लज्जा आ रही होगी कि तुझे उसने इस धरती पर क्यों भेजा। धूमकेतु बोला, चुप कर तू, अब देख मैं तेरी क्या दशा करता हूँ। शाकंभरी बोली, जो करना है कर ले, मुझे अब तुझसे भय नहीं, पापी कहीं का। धूमकेतु बोला, तेरा इतना साहस, अब देख कि मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर धूमकेतु ने तलवार निकाली और अरण्य ऋषि के हृदय में घोंप दी। हृदय में तलवार घुपने के पश्चात रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी और अरण्य ऋषि धरती पर अचेत होकर गिर पड़े। कुछ क्षण में ही उनके प्राण पखेरु हो गए। इस क्षण के मध्य वहाँ केवल शांति ही शांति थी। तभी उस शांति को तोड़ते हुए पुष्पराज बोला, अधर्मी, दुराचारी, तूने मेरे पिता की हत्या कर दी, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब राजा मोर मुकुट सिंह बोला, तू मेरे पुत्र को तब मारेगा ना जब तू जीवित बचेगा। और इतना कहकर राजा मोर मुकुट सिंह ने अपनी तलवार निकालकर पुष्पराज के पेट में घोंप दी और निरंतर निकालकर घोंपता ही रहा जब तक पुष्पराज की मृत्यु ना हो गई। पुष्पराज जिस खंबे से बंधा था, धरती का वो भाग खून से लाल हो गया। शाकंभरी सहायता के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। सभी राजा मोर मुकुट से भयभीत थे, इसलिए किसी में भी ये साहस न हुआ कि वे शाकंभरी की सहायता के लिए उपस्थित हो। अब राजा मोर मुकुट सिंह ने अपने पुत्र से बोला, बेटा धूमकेतु, अब इसके भाई और पिता के मृत्युलोक जाने के पश्चात तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो और जिस प्रकार भी तुम्हें इस दुस्साहसी शाकंभरी को दंड देना हो तो तुम उस प्रकार इसे दंडित कर सकते हो। चाहे तो इसे अपनी रानी बना लो या इसे राजमहल की राजनर्तकी बना दो, अब ये तुम पर निर्भर करता है। धूमकेतु बोला, जो आज्ञा पिताश्री, अब तो ये साधारण सी नर्तकी ही बनेगी। और वो शाकंभरी का हाथ पकड़कर अपने कक्ष की ओर ले जाने लगा, लेकिन शाकंभरी उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए विरोध करने लगी। शाकंभरी के विरोधाभास से धूमकेतु क्रोध से उत्तेजित हो उठा और उसने शाकंभरी के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए ले जाने लगा। ये सब शाकंभरी के लिए असहनीय था।
इसलिए वो खुद को छुड़ाने का प्रयास करने लगी और वो इसमें सफल भी हुई। खुद को छुड़ाने के बाद बिना देर किए वो एक खंबे की ओर भागी और उसमें से एक अग्निशलाका को बाहर निकाला और गुस्से से चिल्लाई, यदि तूने मुझे दोबारा स्पर्श करने की कोशिश की तो मैं खुद को आग लगा लूंगी। धूमकेतु बोला, चल चल, तू मुझे धमकी दे रही है? तुझ में इतना साहस है भी? शाकंभरी बोली, तो तू मेरा साहस देखना चाहता है तो देख। और इतना कहकर शाकंभरी ने अपने वस्त्रों में आग लगा ली और पीड़ा से कराहने लगी। देखते ही देखते उसका शरीर अग्नि में झुलसकर काला पड़ गया। वो धरती पर गिरकर तड़पती रही, लेकिन उसकी सहायता के लिए उसके पास कोई भी न आया और कुछ समय तक तड़पने के बाद उसके प्राण चले गए। इसके बाद उसके मृतक शरीर को राजा मोर मुकुट सिंह ने अपने सैनिकों से वन में छोड़ आने को कहा। और इतना कहकर मुखिया जी ने आह भरी। तब श्रेयांश ने मुखिया जी से कहा, आगे क्या हुआ मुखिया जी? तब मुखिया जी बोले, फिर उस राजमहल में शाकंभरी की आत्मा भटकने लगी और फिर उसने एक एक करके राजमहल के सभी सदस्यों को मार डाला। अब भी उसकी आत्मा महल में भटकती है। फिर शंभू बोला, और शायद कभी कभी रात को उसके ही शरीर के जलने की बदबू भी आती है। शायद वही बदबू ही आपने रात को महसूस की होगी। श्रेयांश बोला, अच्छा तो ये बात है। मुखिया जी बोले, हाँ चित्रकार बाबू, उसकी आत्मा भी नए लोगों को परेशान करती है, लेकिन कुछ दिन बाद जब आपको पहचानने लगेगी तो परेशान नहीं करेगी। श्रेयांश ने कहा, इसकी क्या गारंटी है कि बाद में वो मुझे नहीं सताएगी? शंभू बोला, ऐसा ही है। जब मैं यहाँ नया नया आया था तो मुझे भी सताती थी, लेकिन अब नहीं सताती। श्रेयांश ने कहा, तो ठीक है, अब देखते हैं कि आज रात को क्या होता है। और इतना कहकर श्रेयांश अपने काम में लग गया। रात हुई और श्रेयांश रात का खाना खाकर फिर से अपने कमरे में पहुंचा। जब तक वह अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा तो उसे ज़ोर ज़ोर से फिर से घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी, जिससे वह चौंक गया। तभी घुंघरुओं की आवाज़ अचानक बंद हो गई। उस रात शंभू उसके कमरे में नहीं सोया था। उसे कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वो किसी से मिलने गया था। श्रेयांश के पूछने पर मुखिया जी ने उसे बताया था कि शायद वो किसी तांत्रिक के पास गया है। श्रेयांश को थोड़ा अजीब लगा उनकी बात सुनकर, लेकिन फिर सोचा कि गांव के लोग हैं, इसलिए ये सब मानते हैं। श्रेयांश को अपने कमरे में अकेले डर तो लग रहा था, लेकिन वो फिर सोने की कोशिश करने लगा। वो कुछ देर यूं ही लेटा रहा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसके बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। घुंघरुओं की आवाज़ और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना, ये श्रेयांश को डरा देने के लिए काफ़ी था। श्रेयांश जिस करवट लेटा था उसी करवट लेटा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। खुद को समझाने के लिए उसने सोचा कि शायद उसका ये वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर से वही एहसास हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और उसके बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से श्रेयांश के तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठा और पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब उसकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो उसका दिल दहल गया, क्योंकि
गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे कि उस पर कोई लेटा हुआ है। अब वह चिल्लाना चाहता था, पर डर के मारे उसकी आवाज़ नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में श्रेयांश ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा फिर से समतल हो गया और श्रेयांश को ऐसा लगा कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई हो। फिर उसने देखा कि वो एक जवान औरत की धुंधली सी परछाई थी। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम काली थी और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना था। यह भयानक नज़ारा देखकर श्रेयांश घबरा गया, लेकिन तभी वो परछाई अचानक वहां से गायब हो गई। तभी अचानक उसके कमरे में रखी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से आवाज़ के साथ खुल गया। इस आवाज़ से वह चौंक गया। उसे काफ़ी डर महसूस हुआ क्योंकि कमरे की खिड़की दरवाजे बंद थे और वहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी। उसने अलमारी के पास जाकर उसका दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने फिर से अलमारी के दोनों दरवाजे बंद कर दिए और अपने बिस्तर की ओर जाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका नाम पुकारा और वह आवाज़ उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। अब श्रेयांश बुरी तरह डर गया था। उसे वहीं खड़े खड़े पसीना आने लगा और वह बुरी तरह कांपने लगा। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी के दरवाजे धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कि अंदर से उन्हें कोई धक्का दे रहा हो। डर के मारे कांपते हुए श्रेयांश थोड़ी देर तक वह अजीब नज़ारा देखता रहा, लेकिन तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर निकलकर आने लगा। ऐसा भयानक दृश्य देखकर अब श्रेयांश चुप ना रह सका और जोर से चीख पड़ा। श्रेयांश की चीख सुनकर मुखिया जी फौरन उसके कमरे में आए और उससे चीखने का कारण पूछा। वो सारा आंखों देखा दृश्य श्रेयांश ने मुखिया जी को कह सुनाया। श्रेयांश की बातें सुनकर मुखिया जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई और उन्होंने श्रेयांश से कहा, चित्रकार बाबू, आज आप मेरे कमरे में सो जाइए। फिर क्या था? श्रेयांश सोने के लिए मुखिया जी के कमरे में चला आया। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन उतना डर नहीं लग रहा था। श्रेयांश बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था, पर ना जाने क्यों उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो बस उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो उसने थोड़ी देर पहले देखी थी। यही सोचते सोचते ना जाने कब उसे नींद आ गई। अचानक से आधी रात को श्रेयांश के किसी के पैरों की आवाज़ से नींद खुल गई। उस समय मुखिया जी सो रहे थे। श्रेयांश आश्चर्य में था कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बिस्तर से उठकर देखे कि कौन है। उस समय वो थोड़ा डरा हुआ भी था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चुपचाप होकर रज़ाई में से देखता हूँ कि कौन है। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी। वो जो कोई भी था धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। तब उसने देखा कि एक जवान औरत है जिसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो उसके पास आकर रुक गई। वो अब भी उसे देख रहा था और सोच रहा था कि ये यहाँ क्यों रुकी है। तभी वह पीछे मुड़ी। जहाँ वह रुकी थी वहाँ बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। श्रेयांश ने उसका चेहरा देखा और वो उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी बिना पुतलियों वाली आँख
और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कि वो उसको ही देख रही है। ये देखकर श्रेयांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ऐसे दिखाने लगा जैसे कि उसे कुछ भी नहीं पता। थोड़ी देर बाद उसके कानों में एक आवाज़ आई, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तू मुझे देख रहा है? उसकी बात सुनकर श्रेयांश एक बार फिर से चीख उठा और मुखिया जी फौरन जाकर श्रेयांश के पास आए और उससे पूछा, क्या हुआ चित्रकार बाबू? श्रेयांश बोला, कोई था यहाँ पर। मुखिया जी बोले, कौन था? श्रेयांश बोला, एक औरत थी सफ़ेद साड़ी में। मुखिया जी बोले, यहाँ और औरत? आपने कोई सपना देखा होगा। श्रेयांश बोला, वो सपना नहीं था, हकीकत थी। श्रेयांश की बात सुनकर मुखिया जी एक बार फिर से चिंतित हो गए। मुखिया जी के कहने पर श्रेयांश फिर से बिस्तर पर लेट गया और बिस्तर पर लेटे लेटे वो उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत के बारे में ही सोच रहा था। बहुत डरा हुआ था वो। उसे अब ऐसा लग रहा था कि वो इस गांव में ही चित्र बनाने क्यों आया। किसी और गांव चला जाता तो अच्छा होता। जब देखो तब कोई ना कोई मुसीबत ही खड़ी हो जाती है। उसने फिर रात भर पलकें नहीं झपकाई और यूं ही सवेरा हो गया। सवेरा होते ही शंभू काका लौट आए। उनके चेहरे पर साफ साफ चिंता के भाव देखे जा सकते थे। मुखिया जी ने उनके चेहरे की उदासी भांप ली और अकेले में ले जाकर उससे कुछ बात करने लगे। ये सब श्रेयांश ने देखा लेकिन बोला कुछ नहीं। वे शायद किसी तांत्रिक के बारे में बातें कर रहे थे और इधर श्रेयांश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सुबह का नाश्ता हो चुका था। मुखिया जी और शंभू सोच रहे थे कि श्रेयांश उस पुराने रंग महल का चित्र बनाने वहाँ पर जाएगा, लेकिन उस दिन श्रेयांश ने ये कहकर मना कर दिया कि रात में उसकी नींद पूरी नहीं हुई तो वो आज रात दोपहर में यहीं रहेगा और अपने कमरे में आराम करेगा। ये सुनकर मुखिया जी बोले, कोई बात नहीं, आप यहाँ रुकिए, लेकिन मुझे और शंभू को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना होगा। श्रेयांश बोला, ठीक है, तो आप दोनों चले जाइए और सारे कमरों का ताला लगा दीजिए, मेरा कमरा खुला रहने दीजिए। मुखिया जी बोले, ये कैसी बातें करते हैं चित्रकार बाबू? मुझे आप पर पूरा भरोसा है, कमरों में ताला लगाने की आवश्यकता नहीं है। श्रेयांश बोला, तो ठीक है, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मत लगाइए ताला। फिर दोपहर का खाना खाने के बाद मुखिया जी और शंभू काका चले गए। श्रेयांश अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगा। तभी श्रेयांश को ध्यान आया कि रात को उसके कमरे में रखी अलमारी में कुछ हलचल हुई थी। अब दोपहर के समय इसे खोलकर देखता हूँ कि क्या माजरा है। श्रेयांश ने अलमारी खोली तो उसे उसके भीतर कुछ भी नहीं दिखा। फिर तब उसने अलमारी का ठीक से मुआयना करना शुरू कर दिया। उसने अलमारी को अगल बगल से देखा और फिर उसके पीछे गया। उसने जो देखा उसे देखकर वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि अलमारी के पीछे की दीवार पर एक छोटा सा दरवाज़ा था जिस पर बड़ा सा ताला लगा था, जो शायद कोई खुफिया दरवाज़ा था। अब श्रेयांश ने उस दरवाजे के पीछे जाने की ठान ली। पहले उसने अलमारी को आगे की ओर खिसकाया, रसोई से सिलबट्टे का बट्टा उठाकर लाया और उसने उस बट्टे से ताले पर वार करना शुरू कर दिया। 3-4 वार के बाद ताला टूट गया। श्रेयांश ने वो दरवाज़ा खोला तो देखा भीतर बहुत अंधेरा था, इसलिए उसने पहले लालटेन जलाई और साथ में अपने बचाव के लिए एक लाठी भी ले ली।
वो धीरे धीरे उस दरवाजे के भीतर घुसने लगा। उस कमरे में जाकर उसने देखा कि वहाँ बहुत सा पुराना सामान पड़ा है जो इस्तेमाल में नहीं आता, जैसे पुरानी टोकरियाँ, टूटी हुई लकड़ी की कुर्सियाँ, पुराना लकड़ी का हल, फावड़ा, और वहाँ एक छोटा लोहे का संदूक भी था जिस पर ताला नहीं लगा था। श्रेयांश ने उस संदूक को खोलकर देखा तो उसे उसमें घुंघरुओं का जोड़ा मिला। एक घाघरा चोली का जोड़ा भी उसे मिला। साथ में एक तस्वीर और एक डायरी मिली जिसका उसने पहला पन्ना खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, ऋतु रागिनी। ये सब श्रेयांश की समझ से परे था। उसने सोचा, ये तस्वीर और ये डायरी अपने साथ बाहर ले चलता हूँ, शायद डायरी पढ़ने पर कुछ मिल जाए। उसने संदूक का सारा सामान वैसे ही रख दिया जैसे कि पहले से रखा था। वो जैसे ही लालटेन और लाठी उठाकर उस कमरे से बाहर जाने को हुआ तो किसी ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। श्रेयांश के हाथ से लाठी छूटकर नीचे गिर गई। तब उसने उस ओर देखना चाहा कि आखिर कौन है। श्रेयांश ने जैसे ही नज़र उठाई तो उसने देखा कि एक जले हुए काले चेहरे वाली घाघरे चोली में एक लड़की की परछाई सी खड़ी है। ये देखकर श्रेयांश चीख उठा तो उस लड़की ने फौरन ही अपने चेहरे को अपनी चुन्नी से ढक लिया। फिर श्रेयांश से बोली, डरो नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुमसे उस दिन से कुछ कहना चाहती हूँ जिस दिन से तुम यहाँ आए थे। उसकी बात सुनकर श्रेयांश ने कहा, कौन हो तुम और क्या कहना चाहती हो मुझे? वो परछाई बोली, ये बहुत लंबी कहानी है, क्या तुम सुनना चाहोगे? श्रेयांश बोला, हाँ, मैं भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, तभी तो इस कमरे में आया हूँ। वो परछाई बोली, तो सुनो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। और फिर उस परछाई ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। ये 2 साल पहले की बात है। मेरा नाम ऋतु रागिनी था। मैं बहुत खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही थी। मेरी शादी एक अच्छे इंसान के साथ हुई थी, लेकिन फिर पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरी गृहस्थी पर। मेरे पति बहुत बीमार रहने लगे। इससे उनका व्यापार बिल्कुल ही डूब गया। घर में खाने के लाले पड़ गए तो पति का इलाज कैसे करवाती। रिश्तेदार और मोहल्ले वाले भी सहायता करके थक चुके थे। और फिर जब बुरा वक्त आता है तो सभी साथ छोड़ देते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं अपने पति को मरता हुआ नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैं एक नौटंकी कंपनी में काम करने लगी। बहुत तो नहीं, लेकिन इतने पैसे तो मिल ही जाते थे कि 2 वक्त का खाना और पति का इलाज का पैसा निकल आए। पति ने मना भी किया, लेकिन मुझे केवल उनके इलाज की चिंता थी, इसलिए अब अपनी इज्जत का डर ना था। फिर अपनी इज्जत के लिए इस समाज से क्यों डरती? अगर समाज होता तो मेरे पति का इलाज करवाता। जब हम पैसे वाले थे तो यही समाज हमारे तलवे चाटता था, लेकिन जब हम गरीब हो गए तो समाज ने हमसे दामन छुड़ा लिया। मैं कुछ दिनों में ही सबकी चहेती बन गई। अब कोई भी नौटंकी मेरे बिना अधूरी रहती। इस बीच मेरे पति की हालत में भी सुधार होने लगा। उन्हें पूरी तरह ठीक करने के लिए अभी और भी पैसा और वक्त चाहिए था, इसलिए मैंने नौटंकी कंपनी नहीं छोड़ी। मेरे चाहने वालों में से एक मुखिया जी भी थे। वे मेरी कोई भी नौटंकी देखना नहीं भूलते थे। साथ में उनका नौकर शंभू भी रहता था। फिर एक रोज़ जब मेरा नाच गाना ख़त्म हुआ तो मुखिया जी मेरे शामियाने में अकेले मिलने आए
और बोले, मेरी जान, तुम मुझे भा गई हो, बोलो क्या लोगी मेरे साथ चलने का। मैंने शालीनता पूर्वक उनसे कहा, मैं ये सब काम नहीं करती, नाचना गाना मेरी मजबूरी है। मुखिया जी बोले, दो कोड़े की औरत मुझे मना करती है। मैंने कहा, जुबान संभाल कर बात कीजिए मुखिया जी, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मुखिया जी बोले, अगर ऐसी औरत नहीं है तो फिर नौटंकी में काम क्यों करती हो। मैंने कहा, मेरी मजबूरी है, मेरे पति बहुत बीमार है, इसलिए उनके इलाज के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। मेरी ये बात सुनकर मुखिया जी कुछ नर्म पड़कर मुझसे बोले, माफ़ करना रितु रागिनी, मुझसे गलती हो गई। चलो ठीक है, लेकिन एक रात के लिए तो मुझे अपना नाच गाना सुना ही सकती हो ना। मुंह मांगा इनाम दूंगा। मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है, इतनी कृपा तो कर ही सकती हो मुझ पर। वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी ऐसी गंदी बात अपनी ज़ुबान पर नहीं लाऊंगा। तुम मेरे घर पर आ सकती हो, मेरे घर में मेरा पूरा परिवार है, वे सब तुम्हारा नाच गाना सुनकर खुश हो जाएंगे। श्रेयांश ने कहा, तो क्या तुमने मुखिया जी की बात मान ली। श्रेयांश के इस प्रश्न पर ऋतु रागिनी ने उत्तर दिया, फिर मैं उनकी इस विनती को ठुकरा ना सकी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे अपने परिवार के साथ मेरा नाच गाना देखना चाहते हैं। और एक रात मैं उनके घर नाच गाने के लिए पहुंची। श्रेयांश ने कहा, फिर क्या हुआ। ऋतु रागिनी बोली, थोड़ा सब्र रखो, सब बताती हूँ। इसके बाद ऋतु रागिनी ने फिर से बोलना शुरू किया। मैं वहाँ साधारण कपड़ों में पहुंची, साथ में मेरा संदूक था जिसमें घुंघरुओं का जोड़ा, मेरी डायरी और नाचने गाने वाला भड़कीला लिबास था। मैं वहाँ पहुंची तो मैंने मुखिया जी से कहा, कहाँ है आपका सारा परिवार, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। मुखिया जी बोले, पहले तुम तैयार तो हो जाओ, परिवार भी आ जाएगा। उस कमरे में शंभू तुम्हें छोड़ आएगा, जहाँ तुम इत्मीनान से तैयार हो जाओ। तैयार होकर जब आ जाओगी तभी सबसे मिलवाता हूँ। और फिर मुझे शंभू उस कमरे में छोड़कर आया जो तुम्हारा कमरा है। मैं तैयार होकर बाहर आई तो फिर से मुखिया जी से पूछा कि उनका परिवार कहाँ है। वे बोले, सब शहर गए हैं, सुबह तक लौटेंगे। तुम मुझे अपना नाच गाना दिखा सकती हो, ये रहे रुपये, अगर कम है तो मैं और दे देता हूँ। मैंने उनसे पूछा, तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। मुखिया जी बोले, वो इसलिए कि तुम्हारा मन खराब हो जाता और फिर तुम मुझे अपना नाच गाना नहीं दिखाती। फिर मजबूर होकर उस रात मुझे नाचना गाना पड़ा। फिर रात में मुझे उस कमरे में ठहराया गया जिसमें तुम ठहरे हो। मैंने भीतर से ठीक से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने सोचा कि अब इस दरवाजे में कोई नहीं घुस सकता, मैं एकदम सुरक्षित हूँ। यही सोचकर मैं चैन की नींद सो गई। तभी आधी रात के वक्त किवाड़ खुलने की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा तो मेरे कमरे के दरवाजे तो भीतर से बंद है, लेकिन तभी मेरे कमरे की अलमारी हिली। उसे सरकाकर मुखिया जी उसके पीछे के छोटे से किवाड़ों से मेरे कमरे में घुस आए। मैंने उन्हें देखा तो पूछा, आप और यहाँ इतनी रात को किस लिए आए हैं। मुखिया जी बोले, बस अपनी देवी के दर्शन करने चला आया। मैंने कहा, ये क्या बकवास करते हैं आप। मुखिया जी बोले, अरे मेरी रानी, मैं तो अपनी प्यास बुझाने चला आया हूँ, कब से प्यासा हूँ तेरे यौवन का। मैंने कहा, नीच, तू अपनी निष्ठा पर उतर आया है, मतलब तेरा परिवार यहाँ नहीं है। मुखिया जी बोले, पत्नी को मरे तो सालों हो गए, बेटी ब्याहकर ससुराल चली गई, बेटा बहू शहर में रहते हैं, यहाँ तो मैं अकेला ही रहता हूँ।
अपने नौकर शंभू के साथ। मैंने कहा, अच्छा तो ये बात है, तुमने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया? मुखिया जी बोले, हाँ मेरी जान, मेरा कहाँ मान ले, रुपयों से तोल दूंगा। मैं बोली, नहीं चाहिए मुझे रुपये, मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। मुखिया जी बोले, अब तू यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकती, तेरी यहाँ कोई नहीं सुनेगा। मैंने शंभू से कहकर बाहर से दोनों दरवाजों पर ताला लगवा दिया है, तू इन्हें नहीं खोल सकती, चुपचाप मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती करूँगा। मैंने कहा, मैं तेरी बात हरगिज़ नहीं मानूंगी, थू। और इतना कहकर मैंने मुखिया के मुंह पर थूक दिया। ये देखकर मुखिया की मर्दानगी को ठेस पहुंची और उसको ताव आ गया। फिर उसने कुछ नहीं सोचा और मेरे दोनों हाथ पकड़कर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मैं खुद को छुड़ाती रही लेकिन सफल ना हो पाई और उसने मेरी इज्जत को जार जार कर दिया। उसका इतने से भी मन नहीं भरा और उसने मुझे इसी अलमारी वाली कोठरी में कैद कर दिया। दूसरे दिन मुझे वहीं खाना और पानी भी दे दिया गया, लेकिन मैंने एक होशियारी की। मैंने वो सभी बातें अपनी डायरी में लिख दी, क्योंकि मुझे डायरी लिखने की आदत थी। फिर उसी रात को मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन शंभू ने पकड़ लिया। तब मैंने दोनों को धमकी दी कि मैं ये सब पुलिस को बता दूंगी। बस उस समय शंभू को गुस्सा आ गया और उसने मेरे हाथ मुंह बांधे और मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। मैं झटपटाती रही, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी। जब मैं झुलसकर काली पड़ गई तो बेहोश हो गई, तो उन्होंने मेरे तन पर लगी आग कंबल डालकर बुझा दी। मैं तब जिंदा लाश थी और दर्द से करा रही थी। तब दिन निकल आया था, तो वे दोनों मेरे शरीर को कहीं दफना नहीं सकते थे। रात होने का इंतज़ार करने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे अध जले काले शरीर को उस अलमारी में बंद कर दिया और रात होने का इंतज़ार करने लगे। मेरी सांसें चल रही थी, लेकिन कितनी देर तक चलती। कुछ देर तक मौत से संघर्ष करने के बाद बंद हो गई। फिर रात हुई और उन दोनों ने मुझे उस रंगमहल के आंगन में एक बड़े से पत्थर के पास दफना दिया। मेरी आत्मा तब से यहाँ भटक रही है। मैं अपनी सच्चाई को बाहर लाना चाहती थी। इसके लिए मुझे कोई ज़रिया चाहिए था। इसलिए मुखिया जी ने घर की एक पुरानी महाराजिन को भी घर से निकाल दिया और उस दिन के बाद उसने इस घर में किसी को भी नहीं आने दिया, जिससे मैं किसी को कुछ बता न सकूं। सामान से भरी संदूक को उन्होंने इसी कमरे में रख दिया, लेकिन संदूक खोलकर नहीं देखा कि इसमें एक डायरी रखी है और उसमें इनके खिलाफ सारे सबूत हैं। श्रेयांश ने कहा, तो मैं क्या करूं? ये बात पुलिस को बता दूं? रितु रागिनी ने कहा, हाँ, मैं उन दोनों को सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। और इतना कहकर रितु रागिनी गायब हो गई और श्रेयांश ने रितु रागिनी का संदूक उठाया जिसमें सारे सबूत थे और अपना सामान उठाकर घर से बाहर निकल गया पुलिस को सूचना देने के लिए। पुलिस ने श्रेयांश की बात सुनकर छानबीन शुरू की। रितु रागिनी का कंकाल भी रंगमहल के आंगन के बड़े पत्थर के पास ज़मीन के नीचे से मिल गया। मुखिया और शंभू के बयान के मुताबिक दोनों गुनहगार पाए गए। दोनों पर केस चला और दोनों को सज़ा भी हो गई। अब श्रेयांश को पता चल चुका था कि मुखिया ने शाकंभरी की मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी, जबकि उन्होंने रितु रागिनी को जलाकर मारने की कोशिश की थी।
वो रंग महल श्रापित नहीं है और ना वहाँ ऐसा कभी कुछ हुआ था। वहाँ कोई शाकंभरी की आत्मा नहीं भटकती। यही सब सोचकर श्रेयांश आखिरी बार उस रंग महल में पहुंचा और भीतर जाने का साहस कर पाया। तभी वहाँ के आंगन में उसे एक लड़की दिखी और उसने श्रेयांश से पूछा, अरे तुम कौन हो और यहाँ तुम्हें आते डर नहीं लगा? श्रेयांश ने कहा, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इस रंग महल के बारे में लोगों ने झूठी अफवाहें फैला रखी है कि ये श्रापित रंग महल है। यहाँ किसी शाकंभरी नाम की युवती ने खुद को आग लगा ली थी और उसी की आत्मा ने अपना बदला लिया है। उस लड़की ने श्रेयांश से कहा, अच्छा, तो तुम भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते? श्रेयांश ने कहा, नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब तो मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। वो लड़की बोली, ओह, तुम तो बड़े निडर हो। श्रेयांश बोला, अच्छा, तुमने मुझसे तो सब पूछ लिया, लेकिन अपने बारे में नहीं बताया। वो लड़की पहले मुस्कुराई और फिर बोली, मैं शाकंभरी हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो गई। ये देखकर श्रेयांश एक पल को सन रह गया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।